सभी को नमस्कार। ज्योग्राफिकल पिवट पर आपका फिर से स्वागत। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। हम आज विक्षेपण के माप की चर्चा करेंगे और हम ये देखेंगे कि ये क्यों आवश्यक है, कौन कौन से तरीके हैं इसको निकालने के, इसकी प्रत्यक्ष विधियां कौन सी है, इसकी अप्रत्यक्ष विधियां कौन सी है, कौन कौन सी विधियों की क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। इस तरह से हम इस आज के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन की, तो सबसे पहला सवाल जो हमारे मस्तिष्क में आता है कि हम इसका परिकलन क्यों करते हैं। ठीक है, हमें क्यों आवश्यकता रहती है इसकी। हम अच्छी तरह जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में हम जो बहुत सारे तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम कई प्रकार के समरी स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं, सांख्यिकी सार कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि कोई भी जो वितरण माला है, ठीक है, उसमें आंतरिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इसका भी आकलन करते हैं। हम ये देखते हैं कि किस वितरण के अंदर जो सदस्य हैं वितरण माला के, वो केंद्रीय मूल्य या प्रतिनिधि मूल्य से कितने दूर हैं, है ना, कितने विचलित हैं। तो बेसिकली जब हम ये बात करते हैं कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में जो मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो सेंट्रल टेंडेंसी है या जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है, जो प्रतिनिधि मूल्य है, उससे कितना डेविएट करते हैं, इसको जब हम पहचानने की कोशिश करते हैं तो हम बेसिकली मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन की बात करते हैं। देखिए, जब बात आती है कि हम प्रकीर्णन के माप जो हैं उसका परिकलन क्यों करें, तो चार बातें हमारे सामने आती है। नंबर एक, किसी वितरण में मूल्यों के श्रेणी के औसत मूल्य से विचलन या अंतर को ज्ञात करने के लिए, है ना। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो उसका स्टैटिस्टिकल एवरेज है, वो मीन हो सकता है, वो मोड हो सकता है, मीडियन हो सकता है। तो उसका जो स्टैटिस्टिकल एवरेज है, जो सांख्यिकीय माध्य है, जो उसका औसत मूल्य है, उससे जो मेंबर्स हैं वो कितने दूर हैं। तो हमने यहाँ क्या बात की कि वितरण में मूल्यों के श्रेणी के औसत मूल्य से विचलन। तो वितरण में जो मूल्य हैं वो बेसिकली क्या है, वैल्यूज ऑफ मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। एक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम कई सारे ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, हम कई सारे मेंबर्स की बात कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल की जो वैल्यू है ना डिस्ट्रीब्यूशन में, वो एवरेज से कितनी दूर है, कितनी डेविएट कर रही है, उसका परिकलन करने के लिए हम विचलन जो है उसको परिकलन करते हैं। नंबर दो, श्रेणी के संगठन की प्रकृति का आकलन करने के लिए, है ना, कि जैसे मान लीजिए दो क्लासेस हैं, है ना, और हम उन दोनों क्लासेस में, जैसे मान लो एक 9th क्लास के दो सेक्शन है, ए और बी। तो ये जो ए और बी दो क्लासेस हैं, दो सेक्शंस हैं, ठीक है, हम इन बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए कोई टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, सेम टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं दोनों क्लासेस में। ठीक है, हम ये देखते हैं कि एक में ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं, सपोज 100 बच्चे हैं दोनों सेक्शंस में, तो बच्चों में ऐसे भी बच्चे हैं जिनके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एक्सीलेंट मार्क्स आ रहे हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जिनके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। तो काफ़ी बिखराव है उसके अंदर। दूसरे सेक्शन में हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो केंद्रीय मूल्य या प्रतिनिधि मूल्य के आसपास नंबर लेके आ रहे हैं। तो यहां पर जब हम कहते हैं ना संगठन की प्रकृति, तो हम ये कह रहे हैं कि जो दूसरा सेक्शन है उसमें संगठन की प्रकृति ये दर्शाती है कि वहां मेंबर्स जो हैं वो औसत से कम विचलन दर्शाते हैं। तो इसीलिए भी प्रकीर्णन का परिकलन करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगली बात आती है दो या दो से अधिक श्रेणियों में असमानता की तुलना करने के लिए। जैसा मैंने अभी अभी आपको एग्जाम्पल दिया, है ना, इसमें हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी लिया। जब हम इस ए और बी सेक्शन का कंपैरिजन करेंगे तो ये प्रकीर्णन के माप हमारे बहुत काम आएंगे, और इन प्रकीर्णन के माप के द्वारा हमें ये पता लगेगा कि कौन से ग्रुप में असमानता ज्यादा है और कौन से ग्रुप में असमानता कम है। जैसे अभी हमने यहां सेक्शन ए में देखा कि
कि बच्चों के मार्क्स में बहुत ज़्यादा बिखराव है, बहुत ज़्यादा कम मार्क्स भी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स भी आ रहे हैं, एवरेज मार्क्स भी आ रहे हैं, तो वहाँ असमानता की कोटि ज़्यादा है, ठीक है, दूसरे सेक्शन की तुलना में। तो इसका ज्ञान भी हमें प्रकीर्णन के माप से प्राप्त होता है, इसलिए हम इनका परिकलन करते हैं। यह जानना कि केंद्रीय मूल्य वास्तव में श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता भी है या नहीं करता, ठीक है। यदि कहीं पर असमानता बहुत ज्यादा है, इसका मतलब केंद्रीय मूल्य जो है वो किसी भी वितरण माला का सही प्रतिनिधित्व प्रस्तुत नहीं करता है। तो प्रकीर्णन के माप हमें यह जानकारी भी देते हैं कि केंद्रीय मूल्य या प्रतिनिधि मूल्य किस हद तक वितरण का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो प्रकीर्णन है उसको निकालना हमारे लिए कई मायने में लाभकारी है। हम कई प्रकार के विश्लेषण इसके द्वारा कर सकते हैं। अब देखो, इसकी प्रत्यक्ष विधि भी है हमारे पास और अप्रत्यक्ष विधियां भी हैं, ठीक है। हम ये देखते हैं कि जब हम किन्हीं 2, 3, 4 डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। यदि हम ये देखें कि उनके सांख्यिकीय वितरण लगभग एक जैसे हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कि हमने अभी कहा 9th क्लास, और 9th क्लास के मान लीजिए 8 सेक्शन है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक ही स्कूल के 9th क्लास के बच्चे ले रहे हैं जिनकी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट एक जैसी हुई है, ठीक है। और हम मान लीजिए कि 100 नंबर का टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं, तो हम वही टेस्ट सारे सेक्शंस में दे रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास जो वैल्यूज आएगी वो उनके मार्क्स हैं, ऑब्टेन मार्क्स हैं कि उन्होंने 100 में से कितने नंबर प्राप्त किए। तो ऐसे में डायरेक्ट मेथड जो है वो उपयोगी है ना। तो डायरेक्ट मेथड क्या है? जब केवल एक ही प्रकार के सांख्यिकीय वितरण को लिया जाए। अब शायद समझ में आ गया होगा, है ना। लेकिन एक तरफ जैसे मान लीजिए कि हम एक सांख्यिकीय वितरण ले रहे हैं वर्षा, है ना, पिछले 50 सालों में वार्षिक वर्षा के आंकड़े लें किसी स्थान के लिए, और एक तरफ हम पिछले 50 साल में उसी स्थान के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के आंकड़े लें, तो वर्षा जो है वो इंच में हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको हम रुपये में कन्वर्ट करके ले सकते हैं, उसको हम किलोग्राम या क्विंटल या किसी भी कोई वेट की किसी इकाई में ले सकते हैं, है ना। तो यहां पर क्या हुआ कि सांख्यिकीय वितरण जो है वो भिन्न भिन्न हो गए, एक ही प्रकार के नहीं रहे। ऐसे में हमारे लिए अप्रत्यक्ष विधियां ज्यादा उपयोगी हो जाती है। तो जब एक से अधिक प्रकार के सांख्यिकीय वितरणों को लिया जाए तो अप्रत्यक्ष विधि हमारे लिए ज्यादा उपयोगी साबित होती है। जैसे एक में औसत आय रुपयों में ले ली, है ना, और दूसरी तरफ हमने वजन किलोग्राम में ले लिया, ठीक है। तो इकाइयां बदल गई ना, एक तरफ हम इकाई ले रहे हैं रुपये में, और एक तरफ जो हमारी इकाई आ रही है, यूनिट आ रही है, वो आ रही है किलोग्राम में, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि विचलनों के जो गुणांक होते हैं वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। हम विचलनों के गुणांकों का उपयोग करते हैं। आपने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जिसको हम सीवी कहते हैं, उसका उपयोग ज्योग्राफी में खूब देखा होगा इस तरह के कार्यों के लिए। अब देखो, यदि हम प्रत्यक्ष विधियां और अप्रत्यक्ष विधियों पर नजर डालें तो प्रत्यक्ष विधियों में हमारे पास प्रसार विधि है, ठीक है। थोड़ा सा और यदि हम रिफाइन करें तो प्रसार विधि के बाद में हमारे पास में क्वार्टाइल मेथड है, ठीक है। फिर हमारे पास में मीन डेविएशन है ना। मीन डेविएशन के बाद हमारे पास में वेरिएंस है ना, विसरण है। उसके बाद हमारे पास में प्रमाप विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये सारी की सारी कैसी है? प्रत्यक्ष विधियां हैं, है ना। प्रसार है, चतुर्थक विचलन है, माध्य विचलन है, प्रसरण है और प्रमाप विचलन है, ठीक है। अब यदि हम इनके गुणांक लेते हैं, प्रसार गुणांक, चतुर्थक विचलन गुणांक, माध्य विचलन गुणांक, प्रसरण गुणांक, प्रमाप विचलन गुणांक, तो जब हम इनके कोएफिशिएंट्स लेते हैं तो वो अप्रत्यक्ष विधि है। तो शायद आप ये समझ गए होंगे कि जब हमारे सांख्यिकीय वितरण जो है ना, उनमें भिन्नता नहीं होती, तब हम प्रत्यक्ष विधियों का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमारे जो सांख्यिकीय वितरण है, जो हमारे स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, उस केस में हम अप्रत्यक्ष विधियों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं, प्रकीर्णन या विक्षेपण के माप, ठीक है। अब हम एक एक करके यहां पर सबसे पहले डायरेक्ट मेथड्स की बात करेंगे, ठीक है।
प्रत्यक्ष विधियों की बात करेंगे और लास्ट पे फिर हम एक सापेक्ष विधि या अप्रत्यक्ष विधि की बात करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की, जो बहुत ज्यादा हमारे ज्योग्राफी में प्रयोग में लाई जाती है। तो प्रकीर्णन या विक्षेपण किसी समंक श्रेणी के विस्तार तथा माध्य मूल्य से उनके विभिन्न पदों के मूल्यों के विचलनों के माध्य को दर्शाता है ना। यह चीज समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह चीज हम यदि नहीं समझेंगे ना तो हम मूल भाव नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, कि प्रकीर्णन से हमारा तात्पर्य क्या है, वो हम नहीं समझ पाएंगे। तो बेसिकली हम देखते हैं कि कोई भी समंक श्रेणी है, कोई भी सीरीज है, ठीक है, हम देखते हैं कि उस सीरीज में हम कोई केंद्रीय मूल्य निकालते हैं। सपोज हमने उसका माध्य निकाल लिया, मीन कैलकुलेट कर लिया, है ना। तो अब वो जो मीन हमने निकाला, अब हम यदि मीन जो है उससे उस डिस्ट्रीब्यूशन या उस सीरीज के प्रत्येक मेंबर की डिस्टेंस निकालें कि उसका मूल्य माध्य मूल्य से कितना दूर है, तो हमारे पास सारे के सारे विचलन आ जाएंगे, है ना। अब यदि हम इन सारे विचलनों को जोड़कर और उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का भाग दे दें, इसका मतलब हमने विचलनों का औसत निकाला है, ठीक है, और वो है प्रकीर्णन। मैं फिर दोहराता हूं इसको, देखिए इसमें हम किसको लेते हैं, प्रकीर्णन या विक्षेपण किसी समंक श्रेणी के विस्तार तथा माध्य मूल्य। देखो यहां पर इस बात पे गौर करिएगा, है ना। विस्तार या माध्य मूल्य मतलब हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमने उसकी मीन वैल्यू निकाल ली है ना। माध्य मूल्य से उसके विभिन्न पदों के मूल्यों का विचलन, उसके जो अलग अलग पद हैं, ठीक है, वो कितना दूर है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक क्लास में 100 बच्चे हैं और उन पर आपने एक टेस्ट एडमिनिस्टर किया, मान लीजिए 50 नंबर का, ठीक है। अब उन बच्चों के कितने कितने मार्क्स आए, आपने उसका मीन निकाल लिया, इसका मतलब आपने माध्य मूल्य निकाल लिया, ठीक है। अब उसमें से जो पहला विद्यार्थी है, रोल नंबर 1 है, मान लीजिए कि मीन तो आया 30 और उस बच्चे के नंबर आए 23, इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे कि वो मीन, उसके जो प्राप्तांक है, जो ऑब्टेन मार्क्स हैं, वो मीन वैल्यू से कितने दूर हैं, हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वो 7 आया, 7 जो आया क्योंकि उसके मार्क्स आए 23 और मीन वैल्यू है 30, ये जो 7 है, जो डिफरेंस है, ये उसका डेविएशन है मीन वैल्यू से। हम क्या करेंगे, सारे जितने भी क्लास के बच्चे हैं सबके जो विचलन है उनको कैलकुलेट करेंगे, हर एक बच्चे के मार्क्स मीन वैल्यू से कितने दूर हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमने विचलन निकाला है, इन सारे विचलनों को जोड़ के और उसमें 50 का भाग दे देंगे, क्योंकि टोटल जो हमारे विद्यार्थियों की संख्या है वो 50 है। तो क्या निकल के आएगा, हमारे विचलनों के माध्य निकल के आ जाएंगे, हमारे विचलनों का माध्य निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब वी आर टेकिंग एवरेज ऑफ डेविएशंस। प्रकीर्णन में हम डेविएशंस का औसत लेते हैं, ठीक है। इस सांख्यिकी से किसी वितरण माला में असमानता की कोटि, यह ध्यान रखना है, का माप किया जाता है। तो बेसिकली हम करते क्यों हैं, क्योंकि हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी का लेवल कैसा है उसको जांचने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब जब हमें किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में असमानता की कोटि का पता लगता है, तो जब हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए असमानता की कोटियां निकालेंगे तो हम उनकी तुलना भी कर पाएंगे। इसका मतलब जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी तुलना में भी ये हमारे काम आता है। तो शायद आप इसको समझ पाए होंगे कि प्रकीर्णन बेसिकली क्या होता है और वो हमारा क्या पर्पज सॉल्व करता है। अब देखो, विक्षेपण के निरपेक्ष माप की बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम इसके अंदर सापेक्ष माप में केवल और केवल आज के लेक्चर में करेंगे सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, है ना। और हम निरपेक्ष माप के अंदर हम करने जा रहे हैं रेंज, जिसको विस्तार या प्रसार कहते हैं। हम करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन करेंगे हम, है ना। और हम देखेंगे कि रेंज से क्या चतुर्थक विचलन एक बेहतर ऑप्शन है क्या, है ना। फिर हम करेंगे मीन डेविएशन, माध्य विचलन, और हम देखेंगे कि किस तरह क्वार्टाइल डेविएशन से मीन डेविएशन ज्यादा बेहतर ऑप्शन है हमारे लिए। फिर हम करेंगे वेरिएंस, विसरण या प्रसरण, और हम ये देखेंगे किस तरह से ये मीन डेविएशन से ज्यादा
बेहतर है, ज़्यादा मानकीकृत है, ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड है। और फिर हम देखेंगे कि जब और स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं हम वेरिएंस का, तब हम देखते हैं कि हमारे पास आता है प्रमाप विचलन या मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब एक एक करके हम इनकी बात करेंगे और हम देखेंगे कि जब हम पहले से दूसरे पे जाते हैं तो ये दूसरा जो तरीका है ना, असमानता निकालने का, वो पहले वाले से बेहतर है ना। और जब हम दूसरे से तीसरे पे जाते हैं तो पता लगा कि ये पहले वाले दोनों से बेहतर है। जब हम इससे चौथे पे आते हैं तो पता लग रहा है कि ये ऊपर वाले तीनों से बेहतर है। और जब हम प्रमाप विचलन पे आते हैं तो हमें पता लगता है कि सबसे जो सुंदर तरीका है असमानता की कोटि को मापने का, वो प्रमाप विचलन है। चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रसार या विस्तार या रेंज की। एकदम सिंपल भाषा में समझिए, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, इनका आप यदि डिफरेंस निकालते हो तो वो रेंज, ठीक है, वो रेंज है ना। अब यहां पर एक बात ध्यान रखने की है कि आपने केवल और केवल मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस लिया है। बाकी जो मेंबर्स हैं, मतलब जिसके सब, जैसे मान लो आपने जो क्लास का एग्जांपल लिया था टेस्ट का 100 बच्चों का, ठीक है, आपने पहले सेक्शन में क्या किया, जिस बच्चे के न्यूनतम मार्क्स आए उसके मार्क्स ले लिए, हम वैल्यू लेते हैं तो उसके मार्क्स लेंगे हम, ठीक है, और जिसके अधिकतम आए उसके मार्क्स ले लिए। बाकी बच्चों के मार्क्स क्या आए, ठीक है, उसका संज्ञान इस विधि में नहीं लिया जाता, ठीक है। ऐसे फिर आपने आप दूसरी क्लास में गए, है ना, वहां पे मिनिमम और मैक्सिमम जो वैल्यूज है उनको ले लिया और इनका डिफरेंस निकाला और बताया आपने कि कौन सी क्लास में कितना डेविएशन है ना, कौन सी क्लास में कितनी असमानता है। लेकिन आपने सारे मेंबर्स को शामिल नहीं किया, इसलिए ये जो मेजर्स हैं, ठीक है, ये स्थिर नहीं हो सकते, ये अस्थिर होंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि आपने सारे मेंबर्स को संज्ञान में नहीं लिया है। अब हम थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं कि क्या किताबी भाषा के अंदर हमें देखने को मिलता है, उसको देखते हैं। साधारण भाषा में हम लोग इसको समझ चुके हैं। इस विधि का उपयोग अधिकांश से तब किया जाता है जब आंकड़े अव्यवस्थित हों, अर्थात खंडित श्रेणी हो। हमने कहा अधिकांश है, इसका मतलब यह नहीं है कि कंटिन्यूअस सीरीज में हम इसका उपयोग कर ही नहीं सकते, ठीक है। अधिकांशतः हम कब उपयोग करते हैं, जब इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज हो, ठीक है। हम इसका उपयोग सतत श्रेणी के केस में भी कर सकते हैं, बशर्ते कक्षाएं बंद हो, ठीक है। ओपन क्लासेस नहीं होनी चाहिए। ओपन क्लासेस होगी, है ना, से कम या से अधिक, तो हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज का पता ही नहीं लगेगा, तो उस केस में हम इसको उपयोग में नहीं ला सकते। मेथड बहुत ही सरल है ना। रेंज जो है किसके बराबर है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अधिकतम मूल्य में से न्यूनतम मूल्य घटा दीजिए, रेंज आ गया। लेकिन आप ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए कि किसी वितरण में 1000 मेंबर्स हैं, आपने अधिकतम मूल्य वाले को लिया है आंकड़े को और न्यूनतम मूल्य वाले को लिया है। बाकी जो 1000 में से बाकी जो 998 है, ठीक है, जिनकी वैल्यू इस हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में है, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया है। क्लियर, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये इसकी एक कमजोरी भी है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। प्रसार जो है ना, भूगोल में हम इसका खूब उपयोग करते हैं, है ना, बहुत उपयोग करते हैं। आप देखें ना, आप तापांतर निकालते हो, आप दाबांतर निकालते हो ना, खूब उपयोग करते हैं भूगोल में हम इसका। तो भूगोल में इस विधि का उपयोग तापमान प्रसार के लिए किया जाता है ना, बिल्कुल किया जाता है तापमान प्रसार के लिए, ठीक है। वर्षा के लिए किया जाता है ना, वायुदाब आदि के लिए किया जाता है। तो हम इन आंकड़ों के लिए भूगोल के अंदर हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। हम दैनिक तापांतर निकालते हैं, हम मासिक तापांतर निकालते हैं, हम वार्षिक तापांतर निकालते हैं, ठीक है। अनेकों तरह से हम इसका उपयोग करते हैं। इस विधि में अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच पाए जाने वाले मूल्य जो हैं, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उनको कोई महत्व नहीं दिया जाता। मैंने कहा था ना कि यदि आपने एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन लिया जिसमें 1000 मेंबर्स हैं, है ना, और तो आपने क्या किया, उसमें एक मेंबर जिसकी मिनिमम वैल्यू है उस वैल्यू को ले लिया, एक मेंबर जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है उस वैल्यू को ले लिया, बाकी जो बीच में है उसका संज्ञान नहीं लेते हैं, ठीक है ना। अब इसकी मेरिट क्या है, बहुत सरल है ना, और बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाता है। ये इसकी मेरिट है ना, भाई बहुत सरल है,
कैलकुलेट करना बहुत आसान है, लेमैन भी कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी में मैंने आपको एग्जांपल दिए, कितना उपयोग हम इसका करते हैं, तो बहुत इसका उपयोग जो है बहुत व्यापक है, लेकिन इसकी कमियां क्या हैं वो देखिए। ये कमियां वो जब हम ध्यान देंगे ना, अभी अभी हमने एक बात कही थी, हमने ये कहा था कि इस विधि के अंदर वितरण के सभी सदस्यों या सारे के सारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको संज्ञान में नहीं लिया जाता, केवल मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू वाले को ही संज्ञान में लिया जाता है। इसलिए ये कभी भी स्थिर माप नहीं हो सकते, ये अस्थिर माप होते हैं, ठीक है। और कारण सीधा सीधा सा है, क्योंकि सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है। ये पहली इसकी डीमेरिट हो गई है ना, पहली कमजोरी हो गई इसकी, ठीक है। अब यदि हम इसको नहीं लेते तो ये तय बात है कि हमें जो श्रेणी की बनावट है उसका ज्ञान हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये दूसरी कमी क्या है, इसमें श्रेणी की बनावट, इसमें श्रेणी की बनावट का ज्ञान हमें नहीं हो सकता, या यूं कहें कि प्रसार हमें श्रेणी की बनावट की जानकारी नहीं देता। अब हम तीसरी बात ये करें, जैसा कि मैंने आपको कहा कि यदि ओपन क्लासेज हो, है ना, यदि कंटिन्यूअस सीरीज में सतत श्रेणी में ओपन क्लासेज हो तो हम इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो खुली कक्षा वाली श्रेणियों या खुली आवर्ती वितरण हेतु इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, ये अनुपयोगी है उसके लिए, है ना। और लास्ट हम ये कहेंगे कि कई बार क्या होता है कि कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज होती है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने ये देखा कि इन जनरल किसी क्षेत्र में जो बारिश होती है वो मान लीजिए कि ऑन एंड एवरेज 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है, ठीक है। कभी वहाँ पर 20 सेंटीमीटर हो जाती है, कभी 23 हो जाती है, कभी 28 हो जाती है, कभी 27 हो जाती है ना, 25 सेंटीमीटर के एवरेज। लेकिन एक बार वहाँ क्या होता है, बादल फटने की घटना होती है ना, जो आपके जो ऑब्जर्वेशन ईयर्स है उसी में से, और उसमें मान लीजिए बारिश एकदम से सपोज 1000 सेंटीमीटर होती है, तो अधिकतम वैल्यू तो 1000 आ गई ना, ठीक है। लेकिन वास्तविकता में वो एक अप्रत्याशित घटना थी, सामान्यतः वहां ऐसा नहीं होता। लेकिन अब ये 1000 जो है ये हमारे प्रसार मूल्य को तो प्रभावित कर ही देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मात्र कुछ अति उच्च एवं अति निम्न अतिरेक मूल्यों की दशा में भी प्रसार मूल्य अनावश्यक रूप से उच्च आ जाता है। आई बात समझ में। तो जिस तरह हम देखते हैं ना कि माध्य की कमजोरी होती है, जब हम मीन निकालते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, तो जब हम मीन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जब अतिरेक मूल्य होते हैं तो मीन जो है वो एक सही प्रतिनिधि मूल्य नहीं दे पाता, है ना। ठीक उसी प्रकार जब अतिरेक मूल्य होते हैं तो प्रसार जो है वो हमें असमानता का सही माप नहीं दे पाता, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये देखो एक एग्जाम्पल है ना, इस एग्जाम्पल को समझते हैं, बहुत सरल है। हम पूरी की पूरी संख्याओं को यहां पर बोलकर नहीं सुनेंगे, आप पीडीएफ के अंदर उसको देख सकते हो एग्जाम्पल को आराम से। लेकिन क्या क्या इसमें लिया गया है उसको देखो। ये यहां पर जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये है साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, है ना। हमारी जो जोत होती है ना, जोत का आकार, साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, और ये सारी उसकी क्लासेस हैं। और क्लासेस हमने कैसी ली है, ये क्लोज एंडेड क्लासेस है, 0 to 20, लास्ट 180 to 200, ओपन एंड खुली क्लासेस नहीं है ये, ठीक है। फिर हमने क्या किया, नंबर ऑफ फार्मर्स इन एरिया ए एरिया में 4 किसान ऐसे हैं जिनके पास जोत का जो आकार है वो 0 से 20 हेक्टेयर के बीच में है, ठीक है। तो ये आ गई फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ फार्मर्स। और क्षेत्र बी में, है ना, ये है नंबर ऑफ फार्मर्स की फ्रीक्वेंसी, मतलब क्षेत्र बी में 2 ऐसे किसान हैं जिनकी जोत का आकार 0 से 20 हेक्टेयर के बीच में है। इस तरह से आपको इस टेबल को समझना है, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि क्षेत्र ए में जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स। आपने कितने किसानों की जो जोत का आकार यहां लिया है वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे, वही एन हो जाएगा, वही सिग्मा एफ हो जाएगा, है ना। अर्थात उसको आप आवर्तियों का योग बोल दो, है ना, आप उसको एन बोल दो, और वो है 274 किसके लिए, एरिया ए। एरिया बी के लिए है 206, क्लियर।
इसका मतलब दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस में, दोनों वितरणों में हम क्या ले रहे हैं, हम किसानों की संख्या ले रहे हैं। ए एरिया में हमने 274 किसानों का ऑब्जर्वेशन लिया है, उनकी जोत के आकार लिए हैं। बी एरिया में हमने 206 किसानों की जोत के आकार लिए हैं, ठीक है। और यहां पर जो मूल्य है, वैल्यू है, वो क्या है, वो है साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, है ना, और वो ये है, ये मूल्य है, ठीक है। तो हमारी जितनी भी जो सेंट्रल टेंडेंसीज यदि आप निकालते हो, मीन मोड मीडियन वगैरह निकालते हो, तो वो मूल्यों में आएगी, ठीक है। तो हम जब विचलन निकालेंगे, ठीक है, वो भी मूल्यों में आएगा। हम प्रकीर्णन निकालेंगे, विचलनों के औसत निकालेंगे, वो भी मूल्यों में ही आएंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, ठीक है। अब देखो, हम यहां इस उदाहरण में देखते हैं कि इस उदाहरण में हमने देखा कि जो लास्ट क्लास थी वो थी 180 to 200। इसका मतलब जो सबसे बड़ी लैंड होल्डिंग है उसका आकार कितना है, उसका आकार है 200 हेक्टेयर। कितना आकार है उसका, 200 हेक्टेयर, ठीक है। तो ये मेरी अधिकतम मूल्य हो गया, मेरा 200 हेक्टेयर मेरा अधिकतम मूल्य हो गया। और मेरी जो पहली कक्षा थी वो थी 0 से 20। इसका मतलब मेरा जो न्यूनतम मूल्य है वो हो गया 0। अब इन दोनों का अंतर कितना आता है, 200। अब आप एरिया ए के लिए भी वो अंतर 200 है, एरिया बी के लिए भी वो अंतर 200 है, ठीक है। इसका मतलब कोई डिफरेंस नहीं आया, दोनों अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनके प्रसार मूल्य में। दोनों का प्रसार मूल्य जो है वो कितना आया है, वो आया है 200 हेक्टेयर। क्लियर है ना। तो प्रसार केवल दोनों अतिरेक मूल्यों का अंतर देता है। दोनों अतिरेक मूल्य मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, ठीक है, इन दोनों का अंतर मात्र देता है और इन्हीं पर आधारित होता है, इन्हीं पे वो टिका हुआ है। यह माना जाता है कि वितरण माला के अन्य मूल्य आंतरिक तौर पर समवितरित हैं। ये हाइपोथेसिस है प्रसार की, है ना। ये एक तरह से मान लीजिए कि प्रसार में हम लोग मान के चलते हैं, ये प्रसार का अजम्पशन है कि उसमें जो भी जो आंतरिक जो मूल्य हैं, है ना, वो आंतरिक तौर पर समवितरित है। दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस में हमने एरिया ए लिया और एरिया बी लिया, दोनों क्षेत्रों में हम ये मानते हैं कि उनके जो बाकी सारे मूल्य हैं अधिकतम और न्यूनतम के अलावा, वो सारे के सारे आंतरिक तौर पर समवितरण दर्शाते हैं, है ना। हम ये मान्यता लेकर चलते हैं, ये अजम्पशन लेके चलते हैं, ठीक है। हम पहले से इस हाइपोथेसिस को लेके चलते हैं कि भाई यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आंतरिक तौर पर समवितरण दर्शाता है। अतः यदि वितरण आंतरिक रूप से समरूपता रखता है एवं हम असमानता का आंकलन अल्प समय में करना चाहते हैं, प्रसार हमारे लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, ठीक है। ऐसे केस में प्रसार हमारे लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये जो आंतरिक तौर पर जो समानता है, जो इंटरनल यूनिफॉर्मिटी है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, वो साधारणतया देखने को मिलती नहीं है। इसलिए प्रसार जो है वो बहुत ज्यादा उपयोगी हमारे लिए नहीं होता ज्यादातर केसेस में प्रकीर्णन के माप के रूप में, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखो, यदि कुछ दशाओं में कुछ अतिरेक मूल्य अति उच्च हों, ठीक है, जैसे मान लो कोई मैक्सिमम वैल्यू एकदम से शूट अप कर रही है, बहुत ज्यादा आ रही है ना, और वितरण के अधिकांश मूल्य जो हैं वो छोटे हों। अब ये जो एक मूल्य जो अति उच्च आया है, ये मूल्य क्या करेगा, प्रसार के मूल्य को प्रभावित कर देगा, उसको उच्च बना देगा, जबकि वो वास्तविकता नहीं है ना। और प्रसार में हम इसको नकार नहीं सकते, क्योंकि प्रसार में हम क्या करते हैं, किसी भी वितरण के जो दोनों किनारे होते हैं, है ना, अधिकतम और न्यूनतम, उन दोनों किनारों को लेते हैं। तो हम इस जो अतिरेक मूल्य है हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसी दशा में क्या होता है, प्रसार जो है आवश्यक रूप से ऊंचा आ जाता है। प्रसार क्या होता है, आवश्यक रूप से ऊंचा आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो अतिरेक मूल्य है वो क्या करता है, पूरे प्रसार के मूल्य को ऊपर कर देता है, पूरे प्रसार के मूल्य को ऊंचा कर देता है। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अंतर चतुर्थक प्रसार, जिसको बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, हम
उसको अपनाते हैं वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा विकल्प होता है ना। अब मैं आपको यहां पर एक थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए, हम जैसे मान लीजिए कि ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लीजिए कि ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और ये जो है ये है मिनिमम वैल्यू, ठीक है, और ये है मैक्सिमम वैल्यू, ये है मैक्सिमम वैल्यू। तो यदि आप रेंज निकालोगे, प्रसार निकालोगे, तो सिंपल आपका जो रेंज है दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है, माइनस मिनिमम वैल्यू, ये आपकी रेंज आ गई, है ना। अब आपने दोनों किनारे लिए हैं ना, तो आप अतिरेक मूल्यों को तो छोड़ ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं है छोड़ने का, ठीक है। अब आप यदि इसमें आप यदि क्वार्टाइल डिवीजन लेते हैं, है ना, तो क्वार्टाइल निकालोगे तो ये जो क्वार्टाइल है ये है Q2, ठीक है, और ये जो 1/4 हिस्से के बाद आया दिस इज Q1 एंड दिस इज Q3, ठीक है, ये Q1 है, ये Q1 है क्वार्टाइल, ये Q2, ये Q3। अब जब आप क्वार्टाइल डेविएशन निकालोगे तो आप क्या करोगे, इन दोनों को आप संज्ञान में लोगे। यदि आप इन दोनों को संज्ञान में ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो एक्सट्रीम वैल्यूज है आपने उनको फिल्टर कर दिया। हालांकि यहां पर भी आपने सारे के सारे जो वितरणमाला के सदस्य हैं आपने उनको कंसिडर नहीं किया है, इसलिए क्वार्टाइल डेविएशन जो है ना, चतुर्थक विचलन, ये भी स्थिर माप नहीं हो सकता विचलन निकालने का, है ना, ये स्थिर माप नहीं है, ये भी अस्थिर माप है, बट दिस इज बेटर देन रेंज मेथड। ये रेंज मेथड से बेहतर है, उससे एक बेहतर विकल्प हमारे सामने है। अब देखो हम बात करते हैं चतुर्थक विचलन की, ठीक है। तो चतुर्थक विचलन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वार्टाइल निकालते हैं, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, और हमारे कैलकुलेशन में काम आता है क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3, है ना, ये काम में आता है। अब देखो कोई भी वितरण है, आप उसको बराबर 4 भागों में बांट दो, बराबर 4 भागों में, तो पहले भाग के बाद क्वार्टाइल 1, फिर जब वो आधा हो जाएगा तो क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 2 जो है वो माध्यिका के बराबर होता है, माध्यिका भी वितरण को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, और उसके बाद और आप 1/4 चलोगे तो यहां 3/4 आ गया, तब हो जाएगा क्वार्टाइल 3, ठीक है। तो अब आप यहां क्या कर रहे हो, जो एक्सट्रीम कॉर्नर्स है उनको छोड़ रहे हो, है ना, उनको छोड़ रहे हो, तो क्या करें, गणना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम तृतीयक और प्रथम चतुर्थक जो हैं उनकी गणना कर लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, तृतीयक चतुर्थक में से प्रथम चतुर्थक को घटा के और इसका एवरेज ले लेंगे, 2 का भाग दे देंगे इसमें, तो हमारे पास में चतुर्थक विचलन आ जाएगा, है ना। अब हमने देखा यहां पे कि यहां पे हमने केवल और केवल क्या लिया है, हमने क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 को संज्ञान में लिया है, हमने वितरण के प्रत्येक सदस्य को संज्ञान में नहीं लिया है, ठीक है। यह भी विचलन ज्ञात करने की एक सरल विधि है ना, बहुत आसान है कैलकुलेट करना, केवल एक थोड़ा सा एक स्टेप आपको ज्यादा करना पड़ता है प्रसार से, और इतना सा करना पड़ता है कि आपको क्वार्टाइल और निकालने पड़ते हैं, चतुर्थक और निकालने पड़ते हैं, ठीक है। परंतु इसमें प्रयुक्त दोनों चतुर्थक वितरणमाला के सीमांत नहीं होते, है ना। जैसे मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में एग्जांपल देके बताया था ना, कि जैसे आप किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाते हो, है ना, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाते हो तो जो दोनों एंड है वो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को दिखाते हैं, वो सीमांत है, ठीक है, वो सीमांत है, और प्रसार के केस में हम उन्हीं को कंसीडर करते हैं, लेकिन यहां हम सीमांतों को कंसीडर नहीं करते। हम क्या करते हैं, उनके अंदर Q3 और Q1 जो है उनको कंसीडर करते हैं, तो हम यहां सीमांत वैल्यूज नहीं लेते, अतः यह विस्तार या प्रसार विधि से तो ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें यदि मान लो केवल और केवल 1-2 ही अतिरेक मूल्य हैं तो उनको फिल्टर किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करें, क्योंकि सीमांत मूल्यों का प्रभाव यहां पे हम कम कर सकते हैं। अब देखो, फिर भी इस विधि में हम देखते हैं कि हम सारे के सारे जो हमारे मेंबर्स हैं, ठीक है ना, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के,
उनके सभी के मूल्य शामिल नहीं करते। तो हम सभी मूल्यों को संज्ञान में नहीं लेते, है ना, सभी मूल्यों को संज्ञान में नहीं लेते हैं, तो ये किसी भी हालत में विचलनों के स्थिर माप नहीं हो सकते। ये भी रेंज की तरह विचलन निकालने के अस्थिर माप हैं, प्रकीर्णन के अस्थिर माप होते हैं। यही कारण है कि हम जनरली ज्योग्राफी में इसका उपयोग नहीं करते। हम भूगोल में बहुत रेयर केस में आपको इसकी एप्लीकेशन मिलेगी, हम लोग इसका यूज नहीं करते। चतुर्थक विचलन जिस तरह आप निकालते हो, या यूं कहें कि क्वार्टाइल डेविएशन से जिस तरह आपने अभी सीखा निकालना, ठीक है, ठीक इसी प्रकार आप जो पंचमक विचलन होता है वो भी निकाल सकते हैं, है ना। आप दशमांक भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप डेसाइल डेविएशन निकाल सकते हैं, आप परसेंटाइल डेविएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह हमने देखा कि किसी भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके 4 बराबर टुकड़े करोगे तो क्वार्टाइल हो जाएगा, 5 बराबर टुकड़े करोगे तो आपके पास में पंचमक आ जाएगा, है ना। आप यदि उसके 10 बराबर टुकड़े करोगे तो आपके पास में दशमांक आ जाएगा, आप उसके 100 बराबर टुकड़े करोगे तो परसेंटाइल आ जाएगा, है ना। तो आप उस विधि से भी आप विचलन की गणना कर सकते हो। तो जिस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं चतुर्थक विचलन का, उसी तरह से हम जो दशमांक विचलन है ना, जो परसेंटाइल डेविएशन है ना, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो, मेरिट सरल है ना, कैलकुलेशन बहुत सरल है ना। अतिरेक मूल्यों का कम प्रभाव है, एटलीस्ट हम जो सीमांत मूल्य हैं, ठीक है, उनसे परे हैं। तो अतिरेक मूल्यों का प्रभाव वैसा नहीं है जैसा प्रसार विधि में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर देखते हैं कि सीमाएं क्या हैं। तो जब सारे मेंबर्स को शामिल नहीं कर रहे हैं हम, है ना, सारे के सारे हमारे जो वितरण के सदस्य हैं उनके मूल्यों को संज्ञान में नहीं ले रहे, तो अस्थिर माप है, ठीक है। क्या है? अस्थिर माप है। उसके बाद श्रेणी की बनावट का ज्ञान नहीं हो पाता। जब आपने सारे मेंबर्स को संज्ञान में लिया ही नहीं, तो श्रेणी की बनावट का ज्ञान कैसे हो सकता है। तो इसकी जो कमियां हैं वो रेंज मेथड की भी कमियां थी। हालांकि रेंज मेथड में इसके अलावा एक और कमी ये भी थी कि वो क्या करता है कि अतिरेक मूल्य हैं उनका प्रभाव वहां पर नकारा ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो केवल सीमांत मूल्यों पर आधारित है, और यहां पर हम कुछ हद तक उससे बच सकते हैं, ठीक है। अब हमने अभी पीछे एक उदाहरण लिया था, है ना, हमने 2 क्षेत्र लिए थे। हमने किसानों की संख्या ली आवृत्ति के रूप में, और हमने जोत के आकार लिए थे, साइज ऑफ लैंड होल्डिंग ली थी, है ना, 2 क्षेत्रों के लिए। अब यदि हम यहां पे उनके लिए क्वार्टाइल निकालें, है ना, तो एरिया ए के लिए हमारा प्रथम चतुर्थक, द्वितीय चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक, इनके मान ये आते हैं, ठीक है। द्वितीय हमारे यहां फॉर्मूले में काम नहीं आता। हम क्या करते हैं, तृतीय चतुर्थक क्वार्टाइल 3 में से क्वार्टाइल 1 निकाल के और 2 का भाग देते हैं, है ना। या हम इसको 2 का भाग नहीं भी दें तो भी वो गलत नहीं है ना, तो भी हम रेंज निकाल सकते हैं। बस इतना सा है कि आप यदि एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2 का भाग नहीं दे रहे तो दूसरे वाले के लिए भी मत दीजिए, और यदि आप एक के लिए 2 का भाग दे रहे हो तो दूसरे वाले के लिए भी 2 का भाग दीजिए। बस इतना सा अंतर है केवल। तो हमने क्या किया, Q3 और Q1 का डिफरेंस निकाला, और ये डिफरेंस हमारा यहां पे आ रहा है 52.36 हेक्टेयर। ये एरिया 1 के लिए है। किसके लिए है? एरिया ए, है ना। एरिया ए के लिए हमने निकाला है चतुर्थक विचलन, ठीक है। अब हम एरिया बी के लिए चतुर्थक विचलन निकालते हैं। हमने क्या किया, वो तीनों वैल्यू ले ली, है ना। एरिया बी के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया Q1, Q2 और Q3। हमने क्या किया, Q3 और Q1 का डिफरेंस निकाला, और वो डिफरेंस हमारा आया 35.25 हेक्टेयर। अब यदि आप 2 का भाग दे रहे हो तो एरिया 1 वाले वैल्यू में भी दीजिए और एरिया 2 वाले बी वाले में भी दीजिए ना, ठीक है। यदि आप 2 का भाग नहीं दे रहे तो आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस में किसी के में भी नहीं दोगे, और यदि आप 2 का भाग दे रहे हो, Q3 माइनस Q1/2 कर रहे हो, तो फिर आप सब जगह फिर उसी को अप्लाई करोगे, हर केस में उसी को अप्लाई करोगे। ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो वैल्यू आई है हमारी, है ना, ये पिछले केस में 52 से ऊपर थी,
है ना, एरिया ए के लिए। एरिया बी के लिए वैल्यू आई है 35.25, अर्थात ये वैल्यू छोटी है। ये वैल्यू छोटी है तो कंक्लूजन क्या निकलता है? क्षेत्र ए क्षेत्र बी की तुलना में अधिक असमानता दर्शाता है। ठीक है, तो हम तुलना कर पाए, हम असमानता की कोटि निकाल पाए। ये काम है जो प्रकीर्णन के माप हैं उनका। अब देखो, आपने यहां पे ये देखा कि ये जो अंतर चतुर्थक प्रसार है ना, जिसको हम इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं, ठीक है ना, ये जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है, अंतर चतुर्थक प्रसार है, या चतुर्थक विचलन बोल दीजिए, है ना, ये आंतरिक वितरण को भी कुछ सीमा तक, है ना, अप टू ए लिमिटेड एक्सटेंट, कुछ सीमा तक दर्शाता है। क्यों? क्योंकि जब आप Q3 और Q1 लेते हो तो आप थोड़ा सा भीतर आ रहे हो, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन के सीमांतों से थोड़ा सा भीतर आ रहे हो, कुछ सीमा तक। ठीक है, सारे मेंबर्स को संज्ञान में नहीं लेता है। ठीक है, हम देखते हैं क्षेत्र ए में चतुर्थक विचलन जो है वो 52.36 हेक्टेयर आया। क्षेत्र बी में इसकी वैल्यू केवल 35.25 हेक्टेयर आई। इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्र ए में क्षेत्र बी की तुलना में ज्यादा असमानता है, चूंकि यहां भी केवल चतुर्थकों को ही लिया गया है ना, अतः यह भी असमानता के संपूर्ण विस्तार को नहीं बताता। यह भी असमानता की कोटि निकालने का अस्थिर माप है, स्थिर माप नहीं है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और हम बात करेंगे मीन डेविएशन की। ठीक है, अब देखो, जब आप मीन डेविएशन की बात कर रहे हो ना, तो यहां आपको जो सबसे पहली बात ध्यान देनी है वो ये देनी है कि मीन डेविएशन में हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के सारे मेंबर्स को संज्ञान में लेते हैं। इसका मतलब यहां से आगे जब हम चलेंगे, मीन डेविएशन के बाद हम बात करेंगे विसरण या प्रसरण की, हम बात करेंगे प्रमाप विचलन की, है ना, तो माध्य विचलन के आगे माध्य विचलन, फिर उसके बाद प्रसरण, फिर उसके बाद प्रमाप विचलन, है ना, मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। हम इन तीनों में किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी मेंबर्स हैं, हम सब की वैल्यू को संज्ञान में लेते हैं, हम सब की वैल्यू को कंसीडर करते हैं। तो नो डाउट, हम जब मीन डेविएशन की बात कर रहे हैं तो इट इज बेटर देन रेंज मेथड, इट इज बेटर देन क्वार्टाइल डेविएशन मेथड। ठीक है, ये उससे बेहतर है। हमारे दिमाग में एक बात रहती है कि हम केवल और केवल माध्य विचलन का परिकलन मीन को केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में लेकर ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम मीन को केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में लेकर या प्रतिनिधि मूल्य के रूप में लेकर भी मीन डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम मीडियन को संज्ञान में लेकर भी हम मीडियन डेविएशन निकाल सकते हैं, जो हमें वही बात बताता है जो मीन डेविएशन से हम निकल कर आती है। ठीक है, हम ज्योग्राफी में जो इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादातर मीन डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जो विचलन निकालते हैं वो माध्य से निकालते हैं, ना कि माध्यिका से। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो डेविएशन है ये मीन से भी निकाला जा सकता है और ये मीडियन से भी निकाला जा सकता है ना। तो ज्योग्राफी में सामान्यतः हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइप को यूज करते हैं, अर्थात हम मीन से डेविएशन निकालते हैं हर एक जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हर एक मेंबर की वैल्यू का। ठीक है, इसका अधिक उपयोग किया जाता है। माध्य विचलन की गणना के लिए सर्वप्रथम दी गई श्रेणी का माध्य परिकलित किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि माध्य विचलन निकालना है ना, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के प्रत्येक मेंबर का जो मूल्य है वो औसत मूल्य से कितना दूर है, तो औसत मूल्य निकालना पड़ेगा। इसलिए फर्स्ट में हमें क्या करना है, वी नीड टू कैलकुलेट मीन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मीन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही हमारा काम आगे चलेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि माध्य मूल्य से जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारी श्रेणी है, उसका प्रत्येक सदस्य जो है उसका मूल्य
कितना दूर है ना। अर्थात हम प्रत्येक सदस्य का माध्य मूल्य से विचलन निकालते हैं, फिर उन सारे विचलनों को जोड़कर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का भाग दे देते हैं, n का भाग दे देते हैं, और यदि आवृत्ति होती है तो हम आवृत्ति के योग का भाग दे देते हैं, हम सिग्मा f का भाग दे देते हैं। क्लियर? तो उससे हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पर एक बात समझ में आ गई कि यहां पर वितरण माला के डिस्ट्रीब्यूशन के प्रत्येक मेंबर की वैल्यू को कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब प्रसार और चतुर्थक विचलन की तरह यह अस्थिर माप नहीं है, यह स्थिर माप है। ठीक है, अब देखो यहां समस्त विचलनों को धनात्मक लिया जाता है। ठीक है, यहां समस्त विचलनों को धनात्मक लिया जाता है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, आप इस फॉर्मूले में देखिए, है ना। अब यदि हम इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अब x माइनस एक्स बार यदि माइनस आएगा तो भी हम उसको प्लस लेंगे, है ना, और यदि वो प्लस आएगा तो हमें प्लस लेना ही लेना है। इसका मतलब हम विचलन की दिशा को कंसीडर नहीं करते। मीन डेविएशन में हम विचलन की दिशा को कंसीडर नहीं करते, हम केवल और केवल ये देखते हैं कि किसी भी सदस्य का मूल्य वो औसत से कितना दूर है ना। हम प्लस माइनस को संज्ञान में नहीं लेते। ठीक है, तो समस्त विचलनों को हम क्या करते हैं, धनात्मक लेते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है विशेष तौर पे, क्योंकि जब हम अभी मेरिट डिमेरिट की बात करेंगे तो ये बात पुनः निकल कर आएगी। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हम सारे के सारे विचलन जो है केवल धनात्मक लेते हैं, है ना, और इन्हें क्या करते हैं, फिर जोड़ देते हैं, है ना। जो x माइनस एक्स बार आता है ना, हर एक मेंबर जो है वो माध्य से कितना दूर है वो विचलन है। ठीक है, हम क्या करते हैं, फिर बाद में उन विचलनों को जोड़ देते हैं। विचलन को हम केवल और केवल प्लस में लेते हैं, माइनस में नहीं लेते। ठीक है, तथा इसमें पदों की संख्या का भाग दे देते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का भाग दे देते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में आप देख लो कि भाई कितने, जैसे एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। और यदि हम उनको आवृत्ति में निकाल के देखें, मान लीजिए कि वो डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज है जिसमें फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का जो योग होगा वो भी 100 ही आएगा उस क्लास के लिए। ठीक है, तो आप चाहे आवृत्तियों का योग ले लें और चाहे आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n बोल दें। ठीक है, तो इससे क्या होता है, विचलनों का माध्य निकल कर आ जाता है। चूंकि इसमें श्रेणी के सभी मूल्यों को विचलन निकालने हेतु संज्ञान में लिया जाता है। ठीक है, सारे के सारे जो मेंबर्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, सब की वैल्यूज को हमने कैलकुलेशन में शामिल किया है, संज्ञान में लिया है। इसका मतलब यह स्थिर माप है, यह विचलन निकालने के स्थिर माप है, और हम इसको प्रतिनिधि माध्य के रूप में देख सकते हैं। क्लियर? अब हम यहां पर आगे बात करते हैं, देखो मीन डेविएशन में, कि हम इसको कैलकुलेट करते कैसे हैं, फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है निकालना। हमें यहां पर चाहिए क्या, हमें पता है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उसमें प्रत्येक मेंबर की एक वैल्यू होती है x, है ना, प्रत्येक मेंबर की एक वैल्यू होती है x। और हम क्या करेंगे, जब सारे मेंबर्स की वैल्यू निकाल लेंगे और उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का भाग दे देंगे तो फिर क्या आ जाता है, x बार, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम सबसे पहली बात कि जितनी भी, जो आप स्टेप बाय स्टेप देखना, मैंने सिग्मा बनाया है, मतलब हम जोड़ते हैं। हम किसको जोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं कि प्रत्येक सदस्य का मूल्य, है ना, औसत से कितना दूर है। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, इसको केवल और केवल धनात्मक लेते हैं, केवल धनात्मक लेते हैं। और फिर हम इसमें क्या करते हैं, हम भाग देते हैं इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, तो हमारा मीन डेविएशन निकल के आ जाता है। ठीक है, क्योंकि विचलनों का ही तो औसत निकालना था हमें। ठीक है, यदि हमारी जो श्रेणी है वो खंडित या अखंडित है ना, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, असतत या सतत श्रेणी है, उस केस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो हमारे पास जब फ्रीक्वेंसी होगी
तो फिर हमारे फॉर्मूले में कोई ज्यादा बदलाव नहीं करना, हमको जोड़ना है, हमें विचलनों को जोड़ना है। बस फर्क सिर्फ इतना आ गया कि अब आवर्ती आ गई तो हम यहां पर आवर्ती को भी संज्ञान में लेंगे, बस इतना सा फर्क है, और हम यहां आवर्तियों का योग ले लेंगे, बस इतना सा डिफरेंस है केवल। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप ये देखो कि जहां पर फ्रीक्वेंसी आती है ना, तो अब जैसे मान लो किसी एक मेंबर का डेविएशन जो है वो मीन से 7 है, ठीक है, ऐसे 7 डेविएशन जो है पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में 8 मेंबर्स का है, तो फ्रीक्वेंसी 8 हो गई। अब आप उसको यदि एक ही बार लोगे, यदि f से गुणा नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो जब 8 लोगों का डेविएशन एक जैसा है तो उसको 8 से गुणा तो करना होगा, बस इसीलिए हम f से गुणा करते हैं। क्लियर? तो शायद ये दोनों हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत आसान है, ये समझ में आ गया होगा। अब मीन डेविएशन जो है इसकी मेरिट क्या है, इजी है ना, इसको कैलकुलेट करना ज्यादा टीडियस नहीं है, आसानी से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, सभी पदों के मूल्यों पर आधारित है। ठीक है, इसका मतलब यह हो गया कि स्थिर माप है ना, और अतिरेक मूल्यों का यहां न्यून प्रभाव देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बढ़ जाता है ना, आपने सारे मेंबर्स को लिया। क्लियर? अवास्तविक है। क्यों अवास्तविक है? मैंने कहा था ना, आप ध्यान देना जब मैंने धनात्मक को राउंड किया था, क्योंकि प्लस और माइनस जो चिन्ह है हम उस पर ध्यान नहीं देते। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब हमने मीन डेविएशन देख लिया, एक बार थोड़ा सा हम इसको और आगे बढ़ाते हैं चर्चा को, और एक दो एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखिए यहां पर हमने क्या किया, 5 महीनों की वर्षा ली है ना, और ये महीने क्या है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और मिलीमीटर में बारिश जो है वो है अप्रैल की 5, फिर मई की 50, जून की 40, जुलाई की 15, अगस्त की 10, है ना। अब सबसे पहले आपको यदि मीन डेविएशन निकालना है तो याद करिए पहला स्टेप, सबसे पहले यू नीड टू कैलकुलेट मीन। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, माध्य निकालना पड़ेगा। फिर आप देखोगे कि माध्य से अप्रैल महीने का मूल्य कितना दूर है, मई महीने का मूल्य कितना दूर है, जून महीने का मूल्य कितना दूर है, जुलाई महीने का मूल्य कितना दूर है माध्य से, और अगस्त महीने का मूल्य माध्य से कितना दूर है। तो ये हर महीने के विचलन आ गए। फिर आप क्या करोगे, सारे विचलनों को जोड़ दोगे, और उसमें कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 का भाग दे दोगे, बिकॉज n बराबर n इक्वल टू 5 हियर। समझ में आ गई बात? ये देखिए आपने क्या किया, सारे के सारे मूल्य जो है उनको जोड़ा और उसमें 5 का भाग दिया, तो आपके पास में आ गया मीन। सबसे पहले आपने मीन कैलकुलेट किया। ठीक है, सबसे पहले आपने मीन कैलकुलेट किया। मीन कैलकुलेट करने के बाद में आपने क्या किया कि हर एक मेंबर मीन से कितना दूर है उसको कैलकुलेट किया, उसको केवल धनात्मक लिया और उनको जोड़ दिया, और उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के भाग दे दिया। ठीक है, जैसे आपको पता है कि अप्रैल माह की वैल्यू 5 थी, मीन आपका 24 आया, तो 5 - 24। अब ये 5 - 24 माइनस के 19 आएंगे, लेकिन आपको लेना प्लस 19 है। ठीक है, ये फॉर्मूले से साफ दिखाई दे रहा है हमको, है ना। तो अब आगे क्या करेंगे हम, ये जितने भी विचलन है ना हर एक महीने के, उन सबको जोड़ देंगे, उनमें 5 का भाग दे देंगे, है ना, और ये आ गया 16.8 mm। ये जो 16.8 mm है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका माध्य विचलन है। चलिए आगे चलते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण के अंदर देखिए, ये कामगार श्रमिकों की संख्या है ना, हमें इनकी कक्षाएं दी हुई है, ये 0 से 10, 10 से 20, ऐसे करते करते 60 से 70 तक है, और ये है खानों की संख्या। जैसे 3 खाने ऐसी है जहां पर 0 से 10 के बीच में श्रमिकों की संख्या पाई जाती है। कंटिन्यूअस सीरीज है, सतत श्रेणी है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, मीन निकालना तो आता ही है ना, मीन निकाल सकते हैं हम, हमें मिड वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मिड वैल्यू निकालने के बाद में हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है।
हमने क्या किया, मिड वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का योग निकाल लिया। हमने क्या किया, जो मिड वैल्यू जो आई हमारी, ठीक है ना, उसको क्या किया, फ्रीक्वेंसी से गुणा कर दिया, है ना, और फिर क्या किया हमने, मीन कैलकुलेट कर लिया। यहां पे मीन कैलकुलेट करने के बाद, जब हमने मीन कैलकुलेट कर लिया, मीन कैलकुलेट करने के बाद हम इस माध्य मूल्य की दूरी मीन से निकालेंगे, x माइनस एक्स बार, और देखो हम केवल इसको क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, ठीक है, हम प्लस माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे। आपको साफ दिखाई दे रहा है फॉर्मूले में। फिर ये आपके सारे विचलन आ गए, है ना। अब आपके जितने भी विचलन आए, क्योंकि यहां आवृत्ति है, तो आपको उसको आवृत्ति से गुणा करना होगा, आपको प्रत्येक विचलन को आवृत्ति से गुणा करना होगा। फिर जो भी जोड़ आया वो आपने ले लिया। इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, सिग्मा एफ, है ना, सिग्मा एफ, और सारे के सारे विचलनों का योग केवल धनात्मक, है ना। और आपके पास पहले से सिग्मा, अब सिग्मा एफ यहां पे 54 है, अर्थात नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 54 है। आपने क्या किया, सिंपल आपने इसमें जो है ये वैल्यूज पुट करी, पहले मीन निकाल लिया, मीन निकाल के फिर आपने मीन की प्रत्येक जो वैल्यू है उससे मीन की डिस्टेंस निकाली, है ना, ये मीन की डिस्टेंस निकाली, उसको आपने आवृत्तियों से गुणा कर दिया और फिर सबको जोड़ दिया। तो टोटल जितने भी विचलन थे, 54 मेंबर हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, 54 मेंबर्स के मूल्य, सारे के सारे 54 मेंबर्स के मूल्य मीन वैल्यू, माध्य मूल्य से कितने दूर हैं, कितने विचलित हैं, उन सब का योग ऊपर आ गया। अब आपने क्या किया, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का भाग दे दिया, जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, टोटल नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है 54 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 54 है, ये कैलकुलेट होके आ गया, एंड दिस इज मीन डेविएशन। बहुत आसान है, ठीक है, इसको निकालना बहुत आसान है। अब देखिए हम चौथा तरीका देखते हैं, और वो है विसरण या प्रसरण या विचरण, इंग्लिश में कहेंगे वेरिएंस। पहले तो ये देखो कि इसकी जरूरत क्या पड़ी। हमने क्या किया, मीन डेविएशन में एक चीज देखी कि हमने हर एक मेंबर की सेंट्रल टेंडेंसी से दूरी निकाली, x माइनस एक्स बार, ठीक है, और हमने उसको वैसे का वैसे लिया, फ्लैट वैल्यू के रूप में लिया, है ना। जब हमने जोड़ा तो हमने उस वैल्यू को वैसा का वैसा लिया। हम ये चाहते हैं कि यदि डेविएशन ज्यादा है, यदि कोई मेंबर माध्य मूल्य से ज्यादा दूर है, ज्यादा विचलित है, तो वो ज्यादा उभर कर आना चाहिए। तो हमने ये देखा कि क्यों ना माध्य विचलन की जो विधि है उसका मानकीकरण किया जाए, उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए। कैसे करें कि जो ज्यादा विचलन की मात्रा है, जो मेंबर माध्य से ज्यादा दूर है, उसका विचलन ज्यादा उभर कर आए। तो कहा कि हम प्रत्येक मेंबर के माध्य से विचलन का वर्ग लेंगे, बस, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि x माइनस एक्स बार का एक जगह डिफरेंस आ रहा है केवल 3, और दूसरी जगह जो डिफरेंस आ रहा है सपोज वो आ रहा है 25, ठीक है। जब आप इन विचलनों के वर्ग लोगे, हमने क्या किया, पिछली बार हमने केवल विचलनों के योग लिए थे माध्य विचलन में, अब आप क्या कर रहे हो, आप विचलनों के वर्ग ले रहे हो, यू आर टेकिंग स्क्वायर ऑफ डेविएशंस। तो 3 वाला जो है उसका वर्ग हो जाएगा 9, और 25 वाले का वर्ग हो जाएगा 625, 25 गुणा 25, 625, ठीक है। तो ये बात तो सही है कि हम जो है जहां डेविएशन ज्यादा था उसको ज्यादा हम एग्जेजरेट करके दिखा पा रहे हैं, लेकिन आपको जो मैंने एग्जांपल दिया उससे लगता नहीं कि एग्जेजरेशन बहुत ज्यादा हो गया। तो हमने क्या किया, फिर वेरिएंस का स्टैंडर्डाइजेशन किया, और उस स्टैंडर्डाइजेशन में हमने क्या किया, वेरिएंस जो हमने निकाला था जिसमें हमने विचलनों के वर्ग लिए थे, हमने क्या किया, उस पूरे का अंडर रूट ले लिया, पूरे का वर्गमूल ले लिया, ठीक है।
तो पुनः मानकीकरण हो गया। भाई माध्य विचलन का एक बार मानकीकरण करके आपने वेरिएंस निकाला और वेरिएंस का आपने फिर मानकीकरण किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सबसे ज्यादा फिल्टर हुआ या नहीं हुआ, सबसे ज्यादा फिल्टर्ड मैकेनिज्म हुई या नहीं हुई, है ना, डेविएशन के माप निकालने के, प्रकीर्णन निकालने के लिए। ठीक है, इसलिए हमने उसको नाम दिया है मानक या प्रमाप, स्टैंडर्ड, है ना। चलिए पहले बात करते हैं वेरिएंस की, उसके बाद बात करेंगे उसकी, है ना। तो जो विचरण अंकगणितीय औसत से विचलन के वर्गों का औसत है। देखो अभी अभी मैंने बात की थी ना कि जब आप माध्य विचलन की बात करते हो तो आप अंकगणितीय औसत जो है ना, उनसे विचलन की बात करते हो। बस अंकगणितीय औसत जैसे आपने लिया माध्य मूल्य, है ना, केवल और केवल अंकगणितीय औसत से विचलन लेते हो, उसको जोड़ देते हो और उसमें आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का भाग दे देते हो। माध्य विचलन में आप ये करते हो, हाँ, सारे मेंबर्स को शामिल करते हो। ठीक है, तो माध्य विचलन का मानकीकरण हमने करके ही तो वेरिएंस निकाला है, तो यहां भी सारे मेंबर्स आ गए, है ना। और वेरिएंस का मानकीकरण करके हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, तो सारे मेंबर्स को हमने उसमें भी संज्ञान में लिया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रसार और चतुर्थक विचलन अस्थिर माप थे, लेकिन माध्य विचलन, प्रसरण और प्रमाप विचलन ये विचलन निकालने के स्थिर माप है। इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन के प्रत्येक मेंबर को शामिल करते हैं। क्लियर? अब देखिए बेटा, यहां पे जब हम बात कर रहे हैं कि विचरण अंकगणितीय औसत से विचलन के वर्गों, इसको आप ध्यान दीजिएगा, वर्गों का औसत होता है। हमने क्या किया, जो भी इंडिविजुअल मेंबर का डेविएशन है अब हमने उसका स्क्वायर कर दिया। जैसे मान लो डेविएशन x माइनस एक्स बार जो है वो 3 आ रहा है तो हमने उसको 9 लिया, और यदि 25 आ रहा है तो हमने उसको 625 लिया। ठीक है, जिसे माध्य विचलन के मानकीकरण से प्राप्त किया जाता है ना। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि माध्य विचलन को थोड़ा और उसको थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज किया जाए, है ना, ताकि वो डेविएशन को और अच्छे से रिफ्लेक्ट करे, है ना। तो जहां डेविएशन ज्यादा है उसको ज्यादा और ज्यादा एक्सेजरेट करके दिखाए, बढ़ा चढ़ा कर दिखाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी गणना जो करते हैं ना, है ना, वो कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं। तो यदि हम देखते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज है ना, अव्यवस्थित है, ठीक है, तो उसके लिए वेरिएंस की गणना हम कैसे करेंगे? सिंपल, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। जैसे ही आप एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ले रहे हो, मतलब यह हो गया कि आप प्रत्येक सदस्य की, एवरी मेंबर, है ना, की माध्य से दूरी का वर्ग ले रहे हो। यही बात हमने की थी यहां पे, है ना, यही बात हमने ऊपर की है। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहां पे प्लस माइनस का लफड़ा ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आप वर्ग ले रहे हो, -3 का स्क्वायर भी 9 आएगा और +3 का स्क्वायर भी 9 आएगा, तो वो प्लस माइनस वाला झंझट भी खत्म। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि यदि फ्रीक्वेंसी हो तो, यदि फ्रीक्वेंसी हो उस केस में क्या करेंगे हम। यदि फ्रीक्वेंसी होती है ना, ठीक है, यदि मान लीजिए कि डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें फॉर्मूले में क्या करना है, f से गुणा कर देना है और नीचे n की जगह सिग्मा f ले लेना है। बात वही है, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n होता है, और आप यदि सिग्मा f निकालोगे तो वो भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। और यहां चूंकि एक ही जो विचलन है वो एक से ज्यादा मेंबर्स का हो सकता है, तो आपको जितने जो मेंबर्स हैं, जो फ्रीक्वेंसी है उनकी, उससे तो गुणा करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो यदि आपकी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज है तो आप क्या करोगे, इसमें फ्रीक्वेंसी को शामिल करते हुए सूत्र का इस्तेमाल करोगे। क्लियर? तो यहां पर जो चेंज आया वो कितना सा आया? चेंज सिर्फ इतना किया हमने। जैसे यहां पर देखिए, ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है ना, इस फॉर्मूले में यदि मेरे पास आवर्ती है तो मैंने कितना चेंज किया इसमें सिर्फ इतना सा चेंज आया कि यदि मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है
वो मान लीजिए कि डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज में है, वो असतत और अथवा सतत श्रेणी में है, तो मैं क्या करूंगा कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू वो जो मुझे क्या करना है, योग करना है। किसका? मुझे योग करना है जो विचलन है उनके वर्गों का। ठीक है, अब क्योंकि यहां आवृत्ति है तो मैं यहां पे f से गुणा भी करूंगा। क्लियर? और फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहां, क्योंकि मेरा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो n होते हैं, यदि फ्रीक्वेंसी है तो हमें क्या करूंगा, सिग्मा f ले लूंगा। सिग्मा f इज ऑल्सो इक्वल टू n, वो भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को ही बताता है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। ठीक है, देखिए जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं, है ना, इसका मतलब कि नाम देखिए स्टैंडर्ड, ये हमारे पास सबसे स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है, तरीका है, ठीक है, प्रकीर्णन के माप का। ठीक है ना, ये पूरी तरह मानकीकृत है। हम इसमें करते क्या है, जैसे वेरिएंस के केस में हमने मीन डेविएशन का मानकीकरण किया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जब हमने मीन डेविएशन का, माध्य विचलन का मानकीकरण किया, तो हम क्या चाहते थे उस समय? हम चाहते थे कि जो जहां विचलन ज्यादा है वो और ज्यादा उभर कर आए। तो उसमें हुआ क्या कि वो कुछ ज्यादा ही उभर के आ गया। मैंने कहा ना कि 3 वाले को हमने कंसिडर किया 9, है ना, क्योंकि हमने वर्ग लिए, तो 25 वाला हो गया 625। बहुत ज्यादा यहां पर आपको एग्जेजरेशन दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसको कुछ कंट्रोल करना होगा। हमें वी नीड वन मोर स्टैंडर्डाइजेशन, हमें एक और मानकीकरण की जरूरत है। तो वो कैसे करें? कि हम क्या करेंगे, पूरे विसरण का वर्गमूल ले लेंगे, और वही क्या है, वही प्रमाप विचलन है। ठीक है, सारे मेंबर्स को संज्ञान में ले रहे हैं, सारे मेंबर्स की वैल्यूज को संज्ञान में ले रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे हमने माध्य विचलन में और प्रसरण में लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी प्रकीर्णन निकालने के स्थिर मापों में से एक है। ठीक है, अब देखिए हम यहां पे जब बात कर रहे हैं मानक विचलन की, तो भाषा समझिए थोड़ी सी। अंकगणितीय औसत या माध्य से विचलन के वर्गों, यहां तक जब हम बात कर रहे हैं, है ना, यहां तक हम बात कर रहे हैं वेरिएंस की। ठीक है, के औसत का वर्गमूल, यहां ये मानकीकरण किया हमने। ठीक है, और उससे स्टैंडर्ड डेविएशन सामने आया। ठीक है, तो हमने जो विचलनों के वर्ग लिए थे वेरिएंस में, हमने क्या किया, उनके औसत का वर्गमूल कर दिया। ठीक है, तो जो एक्सेजरेशन हुआ था, जो 25 का सीधा 625 हो गया था, वो कुछ हद तक क्या हो गया, कंट्रोल्ड हो गया, है ना। हालांकि जो डेविएशन ज्यादा है ना, वो मीन डेविएशन की तुलना में तो बढ़ा चढ़ाकर ही दिखाए जा रहे हैं। अर्थात हमने हमारा उद्देश्य पूरा किया, लेकिन और बेहतर तरीके से किया। ठीक है, जिसे विसरण के मानकीकरण से प्राप्त किया। क्या किया? विसरण के मानकीकरण से प्राप्त किया। यदि मैं यूं कहूं कि वेरिएंस जो है, वेरिएंस दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका स्क्वायर, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, और यदि मैं यूं कहूं एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू वेरिएंस, ये भी गलत नहीं है ना। तो प्रमाप विचलन क्या है? विसरण का वर्गमूल है ना। विसरण क्या है? प्रमाप विचलन का वर्ग है। ठीक है, यहां से ये बात साफ समझ में आ रही है। अब देखो, प्रमाप विचलन विचलन की माध्य विचलन और विसरण विधि से अधिक सुस्पष्ट माप प्रस्तुत करता है। हमने जितने भी मेजर किए हैं डायरेक्ट मेथड के, दिस इज द बेस्ट वन। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्टैंडर्ड डेविएशन। इसीलिए हम इसका नाम ही पुकारते हैं मानक या प्रमाप विचलन। ठीक है, जो सर्वाधिक प्रमापीकृत है, मानकीकृत है।
माध्य विचलन सभी पदों के माध्य विचलन को बराबर भारण देता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, वेरिएंस में बराबर भारण नहीं देते, हम क्या करते हैं, जो ज्यादा विचलित है उसको और ज्यादा दिखाते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, हम प्रमाप विचलन में हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, जो ओवर एक्सेजरेशन हुआ उसको थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, परंतु मानक विचलन में पदों के माध्य से ऊंचे विचलनों को उच्च भारण दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं यहां पे कि इसका जो प्रयोग है वो हम बहुत करते हैं। ज्योग्राफी में हम स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रयोग जो है वो लगभग हमारे भूगोल की हर शाखा में करते हैं। हर शाखा में आंकड़ों के विश्लेषण के लिए हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, तो इसका प्रयोग भौगोलिक आंकड़ों के विश्लेषण में बड़े पैमाने पर किया जाता है। भूगोल में इसका उपयोग फसलों के उत्पादन के लिए, औद्योगिक उत्पादन के लिए, जनसंख्या के आंकड़ों के लिए। यदि मैं यहां पर लिखना चाहूं तो आई कैन राइट हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत सारे क्षेत्रों में हम इसका उपयोग करते हैं। अमेरिकी भूगोलवेत्ता हुए थे एक नेल्सन। ठीक है, ये जो नेल्सन नाम के विद्वान थे ना, इन्होंने 1955 में संयुक्त राज्य अमेरिका के 897 नगरों का क्या किया था, कार्यात्मक वर्गीकरण किया था, फंक्शनल क्लासिफिकेशन किया था, और उसके लिए उन्होंने माध्य और प्रमाप विचलन विधियों का इस्तेमाल किया था, है ना। और वहां से फिर वो भूगोल में उसके बाद बहुत जबरदस्त तरीके से प्रचलन में आई। ठीक है, अब देखो गुण क्या है, सभी मूल्यों पर आधारित है ना। हम वितरणमाला के प्रत्येक सदस्य के मूल्यों को संज्ञान में लेते हैं, माध्य विचलन में भी लेते हैं, विसरण में भी लेते हैं और प्रमाप विचलन में भी लेते हैं। इसलिए माध्य विचलन और विसरण की तरह स्टैंडर्ड डेविएशन भी स्थिर माप है। ठीक है, निश्चित माप अतः सभी दशाओं में उपयोगी है। प्रतिचयनों के बदलाव का प्रभाव इस पे कम पड़ता है। थोड़ी सी जो कमी है वो क्या है, गणना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, थोड़ी सी गणना कॉम्प्लिकेटेड है, अतिरिक्त मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है और ये ऑब्जेक्टिव भी था, है ना। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, जब बहुत ज्यादा अतिरिक्त मूल्य होते हैं उस केस में कई बार थोड़ा सा वैल्यूज बढ़ चढ़कर आ जाती है। अब देखो, हम जब स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना करें, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें वेरिएंस का फॉर्मूला उठाना है और उसका वर्गमूल ले लेना है, बस दैट्स ऑल। अब देखो, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है ना, व्यक्तिगत श्रेणी के लिए। ठीक है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, आपने कुछ नहीं किया, आपने इसका वर्गमूल ले लिया, दैट्स ऑल। ठीक है, हाँ, इसका एक और तरीका है, आपने देखा होगा, ये सेम फॉर्मूला, आपको यदि ध्यान है तो ये सेम फॉर्मूला हमने यूज किया था वेरिएंस निकालने के लिए। ये देखिए, यहां तक केवल अंदर वाला ये हमने यूज किया था वेरिएंस निकालने के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में। ठीक है, बस इसका वर्गमूल ले लीजिए, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। और ये सेम फॉर्मूला आपको याद हो तो हमने यूज किया था वेरिएंस निकालने के लिए जब डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो, जब असतत और सतत श्रेणियां हो। आप इसका वर्गमूल ले लीजिए, तो फॉर्मूला कोई नया नहीं आया है। ठीक है, यदि हम मीन डेविएशन निकालना जानते हैं तो ऑटोमेटिकली हम यदि जानते हैं वेरिएंस क्या होता है तो हमें उसको रटने की जरूरत नहीं है, हम इजीली समझ सकते हैं कि वो फॉर्मूला कैसे आया वेरिएंस का। और उसी तरह यदि हम समझते हैं कि किस प्रमाप विचलन क्या है तो हम आराम से वेरिएंस के फॉर्मूला जो है ना, उसको हम प्रमाप विचलन के रूप में देखने के लिए अपग्रेड कर सकते हैं, वर्गमूल ले सकते हैं। क्लियर? हाँ, इसका एक और तरीका है कि हम इसको सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और उस पूरे का वर्गमूल लेकर भी निकाल सकते हैं। यदि फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी से गुणा कर देंगे, दैट्स ऑल। एन की जगह सिग्मा एफ ले लेंगे। क्लियर? तो ये सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, इनको रटने की जरूरत नहीं है, इनको समझने की जरूरत है। यदि आप यदि एक एक स्टेप को समझ के चलोगे, है ना, आपको पता है कि आपने मीन डेविएशन में क्या किया और क्यों किया, तो आपको मीन डेविएशन का फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। फिर आपको पता है कि आपने माध्य विचलन का किस प्रकार मानकीकरण किया। ठीक है, आपने क्या किया, विचलनों के वर्ग कर दिए, तो आप वो सेम काम फॉर्मूले में कर दीजिए, तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, वेरिएंस का फॉर्मूला आ जाएगा। अब वेरिएंस का आप पुनः मानकीकरण कर रहे हो, है ना, तो आप क्या करें, वेरिएंस जो आपने कैलकुलेट किया है उस फॉर्मूले का वर्गमूल ले लीजिए, बस हो गया, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब देखो, हम एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। तो 4 महीने हैं
और उसकी वर्षा है 50, 40, 15 और 15 मिलीमीटर। ठीक है ना, बहुत सरल एग्जाम्पल है। हमने क्या किया, सबसे पहले माध्य निकाला, इन चारों को जोड़ दिया, 4 का भाग दे दिया, ये वैल्यू आ गई 30 मिलीमीटर। ये हमारे पास में आ गई हमारा x बार, है ना, हमारा ये मीन आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, हमारा जो प्रत्येक मूल्य है हर महीने की वर्षा x, वो मीन से कितना दूर है। ठीक है, हम उसका वर्ग लेंगे और उसको जोड़ देंगे और उसमें n का भाग दे देंगे। ये काम हमने वेरिएंस में किया था। ठीक है, यहां सिर्फ एक स्टेप और करनी है, आप उसका वर्गमूल भी ले लोगे, दैट्स ऑल, बस इतना सा करना है। ठीक है, आप यदि इतना सा करोगे तो आपका जो है वो फाइनली आपके पास में 15.41 मिलीमीटर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आया। इट्स सो इजी, कुछ भी नया नहीं करना यहां पे। जहां जो वेरिएंस निकाला था वहां तक के स्टेप सेम है, केवल और केवल एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, उसका वर्गमूल ले लेना है बस। तो क्यों रटना हुआ, कहीं पे रटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब दूसरी विधि है, जैसे मैंने आपको बताया था उसमें, ये देखिए हमने यहां पे बात की थी, यदि आपको याद हो, कि हम इस विधि से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमारे पास x है ना, 4 महीने हैं उनकी बारिश है, इसको x है, तो आपको यहां पर इसको फॉर्मूले को देख के पता लग जाना चाहिए कि हमें एक कॉलम की जरूरत पड़ेगी, वो क्या पड़ेगी, x स्क्वायर। ठीक है, तो आपने क्या कर रखा है, आपने x नोट कर रखिए, महीनों के नाम, उसके आगे बारिश की मात्रा, जो बारिश की मात्रा है हर महीने की वो x है। ठीक है, आपने एक और कॉलम बनाया x स्क्वायर। ठीक है, और फिर उसको जोड़ लिया, x आपके पास है उसको जोड़ लिया, महीने 4 है, बस इतना सा काम किया, फॉर्मूले में रखा और ये आ गया। देखो, ये देखो आपने सिग्मा x स्क्वायर निकाला, है ना, ये अलग अलग 4 वैल्यूज है, इनके वर्ग ले लिए और इसको जोड़ दिया। ठीक है, तो सिग्मा x स्क्वायर आ गया, है ना, सिग्मा x निकाला, बस ये जो वैल्यूज है इनको फॉर्मूले में रखा और ये 15.41 वही वैल्यू आई जो पिछली बार आई, है ना। तो आप तरीका कोई भी अपना सकते हैं, है ना। अब देखो, आप यहां एक और उदाहरण दिया हुआ है, और ये जो उदाहरण है ये कंटिन्यूअस सीरीज का है। ये देखो, यहां है श्रमिकों की संख्या और ये है खानों की संख्या। ठीक है, अब आपने देखा कि 30 खाने ऐसी हैं जहां श्रमिक जो है वो 0 से 100 के बीच में है। ठीक है, इस तरह से आपने ये वैल्यूज ले ली, है ना, ये सवाल है आपका। ठीक है, अब हम देखते, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, नंबर ऑफ माइंस ये फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये हमारे वैल्यूज की क्लासेस हैं, कक्षाएं हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखो, हमारे पास में ये कक्षाएं आ गई। ठीक है, जो श्रमिकों की संख्या थी उनकी कक्षाएं, हमारे पास में ये वैल्यूज आ गई, किसकी, फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, खानों की संख्या की। ये हमारा मूल्य है, ये हमारी आवृत्ति है। अब हम क्या करेंगे, हमने माध्य मूल्य ले लिया। अब माध्य मूल्य ले लिया तो ये तो डिस्क्रीट जैसे ही हो गया। ठीक है, माध्य मूल्य लेने के बाद हमारा इससे कोई मतलब नहीं रहेगा कैलकुलेशन में, है ना, हम सारा काम अब मिड वैल्यू के ऊपर करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, x आ गया और हमारे पास में f है, आवृत्ति है, बस fx निकाल दो, fx स्क्वायर निकाल लो, और ये जो वैल्यूज निकल के आई इनको फॉर्मूले में रख दो, आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। क्यों, ये देखिए, इस फॉर्मूले में क्या चाहिए आपको x स्क्वायर चाहिए। ठीक है, उसका योग कर लीजिए, आपको सिग्मा x चाहिए, बस ये 2 वैल्यू फॉर्मूले में लगाओ, n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, जो आवृत्ति का योग हो जाएगा वो रखो और कैलकुलेट कर लो, हल कर लो। ठीक है, इट्स सो इजी, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखो आपने क्या किया, वो वैल्यूज जो आपने निकाली थी, है ना, आपने fx स्क्वायर निकाला। ठीक है, वो उसका जोड़ ये है ना, आपने सिग्मा fx निकाला, उसका जोड़ ये है, आपने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपकी जो आवृत्ति है उसका योग क्या है, 537। बस आपने ये वैल्यूज रखी, कैलकुलेट की, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, दैट इज 170.46 इंडिविजुअल्स। ठीक है, चलें आगे, यहां तक क्लियर हो गया, फॉर्मूला समझ में आ गए। चलो तो अब हम आगे चलते हैं। ये देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं, जो हमने पहले एरिया ए और एरिया बी शुरू में एग्जांपल लिया था ना। ठीक है, उसी को और आगे बढ़ाते हैं। ये देखो, ये मेरी लैंड होल्डिंग जो है उसकी साइज है ना,
मैंने जोत के आकार लिए थे ना, ये वही क्लासेस है, कोई चेंज नहीं किया हमने, ठीक है। ये इसकी मिड वैल्यूज है, ये इसकी मिड वैल्यूज है, क्लियर। अब मेरे पास में एरिया ए में नंबर ऑफ फार्मर्स थे, ये मेरी फ्रीक्वेंसी आ गई, टोटल 274 याद करिए, है ना। ये मेरी एरिया बी में नंबर ऑफ फार्मर्स आ गए, है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी आ गई 206, क्लियर। अब मुझे क्या क्या और निकालना है, मुझे क्या करना है, एफ एक्स निकालना है। तो ये तो मेरा है एक्स और ये मेरा है एफ, तो एरिया ए के लिए F1 इंटू एक्स, मेरा एफ एक्स आ गया एरिया ए के लिए। एरिया बी के लिए F2 इंटू एक्स, इसका मतलब मेरे दोनों एरिया के लिए अलग अलग मेरे एफ एक्स की वैल्यू आ गई। मुझे और क्या चाहिए, मुझे एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो F1 एक्स स्क्वायर F2 एक्स स्क्वायर, दोनों क्षेत्रों के लिए हमने कैलकुलेट कर लिए, और हमने क्या किया, यहां मीन कैलकुलेट कर लिए, है ना, और ये सारी की सारी वैल्यूज हमारी यहां पर आ गई, ठीक है। अब यहां पे हम जोड़ बाकी गुणा भाग में समय खराब करें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मूलतः समझना है कि हुआ कैसे, ठीक है। तो यहां पर मेरे सारे के सारे टोटल आ गए, ठीक है। टोटल आने के साथ साथ यहां मीन वैल्यूज भी आ गई, है ना। चलिए अब देखो, मैं सिंपल फॉर्मूले में रखता हूं इसको। मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगाया, ये एचडी का फॉर्मूला देखा था अभी हमने कि जब फ्रीक्वेंसी हो तो हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं ना, ठीक है। हम दोनों विधियों में से किसी भी एक विधि को करेंगे। एरिया ए के लिए जब मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, दैट केम 37.9, है ना, वो कितना आया 37.9। और जब एरिया बी के लिए कैलकुलेट किया तो वो कितना आया, वो आया 30, वो 30 आया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, जो शुरुआत में एग्जांपल लिया था उसके लिए यहां पर अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने कैलकुलेट किया। अब देखो, हमने अभी जितने भी माप की बात की थी, ठीक है, हमने प्रसार की बात की, हमने बात की चतुर्थक विचलन की, हमने बात की विसरण की, हमने माध्य विचलन की, फिर माध्य विचलन के बाद बात की हमने विसरण की या प्रसरण की, फिर हमने बात की प्रमाप विचलन की। ये सारे के सारे डायरेक्ट मेथड्स हैं। ये हमारे लिए कब उपयोगी होते हैं, जैसे मान लो हमें तुलना करनी है, तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनकी प्रकृति मैच खानी चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि 9th क्लास के बच्चे हैं, उनके हमने 5 सेक्शन ले लिए, ठीक है, और हमने एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया, ठीक है। तो सब में जो हमारे वैल्यूज हैं उनकी यूनिट सेम है, नंबर ऑफ मार्क्स, है ना, ठीक है, कितने 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 अंक मिले, है ना, ठीक है। लेकिन यदि हम ये देखें कि हमारी जो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी वैल्यूज बहुत ज़्यादा वेरी करती है। जैसे एक हमने कहा कि हमने वर्षा ली, वो सेंटीमीटर में या इंच में है, दूसरी तरफ हमने मान लीजिए कि प्रति व्यक्ति आय ली किसी एग्रेरियन सोसाइटी के लिए, वो रुपये में है ना, या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लिया, ठीक है, वो मान लो किसी वजन की इकाई में, क्विंटल में है ना, मण में है, ठीक है ना, या मान लीजिए कि हमने उस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करके रुपीस में ले लिया। कुल मिला के हमारी यूनिट सेम नहीं है। ऐसे में हमारे लिए विक्षेपण के सापेक्ष माप जो है, रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, वो हमारे लिए उपयोगी हो जाते हैं। तो देखिए, विक्षेपण के जो सापेक्ष माप है, अब आपको समझ में आ गई होगी कि हम जब बात कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड की और इनडायरेक्ट मेथड की, तो हमें कहाँ किसकी आवश्यकता रहती है ना। तो ये जो रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है ना, सापेक्ष रूप से मापते हुए यहां विभिन्न मापों को तुलना योग्य बनाने के लिए सापेक्ष रूप से परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहां हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट का यूज करते हैं, और कोएफिशिएंट का यूज करते हैं तो वो यूनिट फ्री होता है, और उसके यूनिट फ्री होने के कारण हमारे लिए कंपैरिजन आसान हो जाता है ना। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है ना, क्योंकि ये जो मेजर्स जो हम यहाँ यूज करेंगे उनके जो हमारे पास में हल आएंगे वो इकाई मुक्त होंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला क्षेत्र ए और क्षेत्र बी के लिए, वो हेक्टेयर में है, हमने उसके आगे चाहे हेक्टेयर लिखा नहीं होगा, लेकिन वो उसकी इकाई वहां लगी हुई है,
है ना, वो हेक्टेयर में है। ठीक है, अब देखो जिसे प्रतिशत अथवा अनुपात में दर्शाते हैं, और आप जानते हो कि प्रतिशत हो या अनुपात हो, दोनों की इकाई नहीं होती। ठीक है, आप रुपी वाले को भी प्रतिशत में कन्वर्ट कर लोगे, और आप जो इंच है, बारिश जो इंच में, उसको भी प्रतिशत में कन्वर्ट कर लोगे या रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे। यू कैन कंपेयर, अब आप तुलना कर सकते हो। ठीक है, ऐसा करने के लिए विक्षेपण के निरपेक्ष मान में उसके माध्य का भाग दिया जाता है। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में हम क्या करते हैं, हम मीन से उसको भाग दे देते हैं। आई बात समझ में? ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, हम निरपेक्ष मान में उसके माध्य का भाग दे देते हैं। क्लियर? जिसकी सहायता से प्रत्येक मूल्य का विचलन ज्ञात करते हैं। विचलन गुणांक या प्रसरण गुणांक की सहायता से इसका मापन किया जा सकता है। जैसे यहां देखो आप, CV इज इक्वल टू, ये देखो सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100 क्यों किया हमने, ताकि परसेंटेज में आए। यदि हम इंटू 100 नहीं करते तो वो रेशियो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मीन जिस यूनिट में है उसी में हमारा SD भी है, तो वो यूनिट कट जाएंगे आपस में, तो ये सिंपल रेशियो बचेगा, यूनिट फ्री, इकाई मुक्त, है ना। तो उस केस में हम इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। अतः विचलन गुणांक या प्रसरण गुणांक जो है उसका फॉर्मूला ये है। हम इसमें प्रमाप विचलन में किसका भाग दे रहे हैं, हम प्रमाप विचलन में भाग दे रहे हैं किसका, माध्य का। दोनों किसी भी वितरण के लिए सेम इकाई में आएंगे। यदि सपोज हमने वो एग्जांपल लिया था किसका, हमने एग्जांपल लिया था फार्मर्स का और लैंड होल्डिंग का। हमारी वैल्यू जो थी वो लैंड होल्डिंग में थी, हेक्टेयर में। ये भी हेक्टेयर में आएगा, ये भी हेक्टेयर में आएगा, है ना। तो हेक्टेयर से हेक्टेयर ऊपर नीचे कट जाएगा, तो केवल और केवल क्या बचेंगे, न्यूमेरिक्स बचेंगे। केवल अंकों का अनुपात बचेगा, केवल रेशियो बचेगा। चलिए अब देखो, विसरण गुणांक या प्रसरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, है ना। यहां माध्य, प्रमाप विचलन एवं विसरण गुणांक या प्रसरण गुणांक के मूल्य लिए जाते हैं, है ना। यहां देखो आप, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है एरिया ए के लिए, वही एग्जांपल पुराने वाला, है ना। क्षेत्र ए के लिए हमारा SD ये आया था, हमारा मीन ये आया था, ये सब हेक्टेयर में है ना। नंबर ऑफ फार्मर्स कितने थे, 274। क्लियर? हमने क्या किया, SD में मीन का भाग दे दिया, ये देखो, और ये आ गया 0.4256। जैसे ही 100 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। ये हमने सिंपल रेशियो में लिया है, और दैट विल कम 42.56%। ये एरिया के लिए, एरिया ए के लिए, है ना। अब ये एग्जांपल तो हमने चलो वही ले लिया जिसमें दोनों में यूनिट्स में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसका बेहतर उपयोग कब कर पाते हैं हम, जब हमारे पास एक वैल्यू किसी एक यूनिट में हो और दूसरी वैल्यू उससे डिफरेंट यूनिट में हो, तब इसका हम बेहतर उपयोग कर पाते हैं। तब हम कहते हैं कि ये सापेक्ष माप है। ठीक है, ये देखिए हमने एरिया बी के लिए कैलकुलेट किया, दैट इज 56.93%। ठीक है, तो इस तरह हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमें ये जानना जरूरी है कि स्टैंडर्ड डेविएशन के संदर्भ में क्षेत्र ए में क्षेत्र बी की तुलना में ज्यादा असमानता है ना। तो क्षेत्र ए में क्या हो गया, उसकी वैल्यू ज्यादा आ गई, है ना, और वैल्यू ज्यादा आएगी, इसका मतलब असमानता की कोटि ज्यादा है। अतः जैसा कि दर्शाया जाता है कि SD की तुलना में कभी भी माध्य मूल्य से स्वतंत्र नहीं की जानी चाहिए। SD की तुलना कभी भी माध्य मूल्य से स्वतंत्र नहीं की जानी चाहिए, और जब हम SD में माध्य मूल्य का भाग देंगे तब CV निकलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकलेगा। ठीक है, और इसकी मदद से ऐसा करते हैं तो हमें विपरीत परिणाम मिलते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना, अर्थात क्षेत्र B क्षेत्र A की तुलना में ज्यादा असमानता दर्शाता है ना। तो जब हम रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पे जाते हैं, देन वी आर कंसीडरिंग मीन वैल्यू अगेन, है ना। हम क्या कर रहे हैं, SD की तुलना कभी भी माध्य मूल्य से स्वतंत्र नहीं होती जब हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते हैं।
क्लियर? इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी लेक्चर की सीरीज जो है वो लगातार आती रहेगी। आप इन लेक्चर्स को सुनिए, जो पीडीएफ नोट्स आपको मिलते हैं उससे आप इनको रिवाइज करिए, और आप अपना जो कौशल है उसको और ज़्यादा मजबूत करिए, अपने स्किल्स को और ज़्यादा मजबूत करिए, और ज्योग्राफी को इस तरह से पढ़िए, इस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करिए ये सोचकर कि आप कल मान लीजिए यदि टीचर बनते हैं तो आप किस तरह से आने वाली जनरेशन को पढ़ाएंगे, और यदि आप किसी और जॉब में भी जाते हैं तो जो भी डे टू डे इश्यूज आते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, आप किस तरह से उनको इंटरप्रेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।